पेश किया है। मैं फजील साहब आप पास आऊंगा कि अभी हौती ने एक चीज कही है और उसने कहा है कि जितने मुस्लिम ग्रुप्स हैं, कंट्री हैं, उन सब का निशाना एक होना चाहिए और वो है इजराइल। ये जो है वो हौती ने बयान जारी किया। मैं प्रेस टीवी को भी पढ़ रहा था। तो ऐसे में क्या लग रहा है कि जिस तरह से डिस्टरबेंस पैदा की गई है और अभी ये बात आ रही थी कि साहब वो मारेंगे नहीं, लेकिन अगर अब ये बदला लेने की भावना से जो आप कह रहे हैं, देखिए बशरुल असद अगर वहां से गए तो उसकी वजह शायद जो मैं समझ पा रहा हूं और जो हिकमत अमली थी, जो सियासत थी, जिस पर आप हमेशा आप बात करते हैं, वो ये कि कहीं खून खराबा आपस में ना हो जाए। तो बेहतर ये है कि इन्हें देखिए, इराक की सूरत-ए-हाल बिल्कुल डिफरेंट थी, यहाँ की बिल्कुल डिफरेंट है। वहां पे तो अ, अमेरिका जो है वो टारगेट कर रहा था, वो सजा देने की बात कर रहा था। वहां कोई इस तरीके से बगावत वाली सूरत नहीं थी। यहाँ दूसरी, यहाँ आपस में तो खून खराबा रोकने में बशरुल असद कामयाब रहे और ईरान और रूस ने भी इसीलिए इन्वॉल्वमेंट जाहिर नहीं किया कि क्यों हम बिला वजह जाएं। अगर वहां से ये और इसीलिए आप देखिए बड़ी खूबसूरती से उनका, लेकिन अगर अब खून खराबा होता है तो इसमें किसका फायदा होगा? और क्या फिर खून खराबा करके वहां एक मुस्तहकम मजबूत सरकार बनाई जा सकती है फजील साहब? जो है ना, मैं बार बार आपको बताता हूँ, वेस्ट मीडिया को चाल को हमेशा समझते रहिए। सीरिया जैसे ही अंदर तक घुस गया, बसरा से चले गए, तो अब वहां के गिलानी एंड कंपनी को तो किसी की जरूरत पड़ी नहीं। उधर टर्की इंतजार कर रहा था कि हमको मदद करनी है, सीरिया हमसे मदद मांगेगा। इधर इजराइल सोच रहा था कि गिलानी के साथ हमको मदद करनी पड़ेगी। उधर अमेरिका भी सोच रहा था कि कोई नहीं तो हम भी मदद करेंगे। मदद की जरूरत तो पड़ी नहीं, उसको तो जो चाहता था उससे ज्यादा मिल गया। गिलानी अंदर तक चले गए, पूरी कंट्री पर उनका कब्जा हो गया और बशर अल असद चले गए। सरकार में वो आने के लिए पूरी तैयारी कर लिए, और कौन किसको मार रहा है ये सब तो बहुत छोटी सी माइनर सी चीज है। अभी इसका निर्णय इस पे नहीं हो सकता। लेकिन अब इजराइल सोच रहा है कि भाई ये लोग तो आपस में मिल गए। जैसे मान लीजिए दो लोग झगड़ा कर रहे, तीसरा आदमी देख रहा है तमाशा, और दोनों आदमी गले मिलने लगे, तो देखने वाला तो बेवकूफ बन गया ना कि अरे भाई हम तो इतना महंगा टिकट, दो पहलवान मान लीजिए आपस में लड़ रहे, और दर्शक खूब महंगा टिकट लेके गया है कि हमको खूब मजा आएगा आज लड़ाई में, दो बड़े बड़े पहलवान भिड़ेंगे तो, और वहां दोनों पहलवान गले मिल रहे, बोले ना हम तुमसे लड़ेंगे ना तुम हमसे लड़ोगे। तो अब दर्शक तो बेवकूफ बन गया जो इतना महंगा टिकट लेके अंदर गया लड़ाई देखने के लिए। उसी तरह से इजराइल अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि मेन तो इजराइल है ना। इजराइल जो है अपने आप को इसलिए ठगा महसूस कर रहा है, आज इन लोगों को डर लगने लगा है कि कहीं गिलानी भी तो नहीं मिल गया हमास से या हिजबुल्ला से। और बयान भी आए कि हम मस्जिद अक्सा की हिफाजत में आपके साथ हैं और हम इस लड़ाई फिलिस्तीन की लड़ाई में आपके साथ हैं। तो ये बात, चलिए अमेरिका तो अभी कोई ज्यादा इंटरेस्ट की बात नहीं है, लेकिन इजराइल के लिए तो बहुत बड़ी बात है ये। इजराइल जो सोच रहा था कि एक एक फ्रंट जो है यूक्रेन चल रहा है और ये भी एक फ्रंट खुल जाए, लेकिन वो हुआ नहीं। अगर रूस यहाँ फंसता तो वहां से कमजोर होता यूक्रेन से, उसको अपने मजबूत सिपाहियों को, मजबूत अफसरों को यहाँ, मजबूत हथियार को यहाँ लगाना पड़ता। तो ये तो कुछ हुआ ही नहीं। तो सबसे ज्यादा इस लड़ाई में अगर कोई ठगा हुआ महसूस कर रहा है तो इजराइल महसूस कर रहा है। और सीरिया में अगर इतने आसानी से गद्दी मिल गई, इतने बड़े कंट्री की बागडोर मिल गई, तो गिलानी तो पागल नहीं है ना, वो अपनी गर्दन क्यों फांसी में डालेगा? वो उसको तो मजा है, बढ़िया अब तो हुकूमत चलाएगा, अब राष्ट्राध्यक्ष बन जाएगा, अब वो क्यों जाएगा इजराइल के जाल में फंसने? इतना तो बुद्धि होगी, ऐसा थोड़े वो यहां तक पहुंच गया तो इजराइल के जाल में वो क्यों फंसेगा? अब इजराइल को सबसे बड़ी टेंशन यही है कि यार ये तो दोनों पहलवान, हम तो मजा ले रहे थे कि लोग लड़ेंगे, खूब बढ़िया युद्ध होगा, लेकिन तो गले मिल रहा है। अब इजराइल को सबसे चिंता है, और इसीलिए अमेरिका, कैप्टन साहब ने अभी बताया ना कि जॉर्डन आए हुए अमेरिका के मंत्री, वो इसीलिए आए हैं क्योंकि अब दहशत सबसे ज्यादा इन लोग को हो गई, वेस्ट कंट्री के, नेटो के लोगों को हो गया कि मिडिल ईस्ट में जो हम सोच रहे थे कि सब तो आपस में ओआईसी बन के सब बन गए आपस में, अब न शिया सुन्नी लड़ रहा है, ना कुर्द लड़ रहा है, ना ये लड़ रहा है, सब तो आपस में एक हो गए। और एक आखिरी उम्मीद थी सीरिया से, वो भी एक हो गए, अपना देश छोड़ के चले गए, वो तो बशर अल असद अब बचा ही क्या वहां पे?
तो जो टारगेट प्लान था, जो इजराइल का प्लान हो या अमेरिका का हो या टर्की का, तो खैर टर्की तो अपने जाल में अपने फायदे के लिए कुछ किया है थोड़ा बहुत, लेकिन असली खेल तो इजराइल का है। इजराइल बेहद सदमे में है कि अब क्या होगा, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी मिल जाए। और अगर हिजबुल्लाह की लाइन काटने के लिए इतना बड़ा काम कराया गया है सीरिया के अंदर कि ईरान से जो बड़ी बड़ी मिसाइलें जाती थी वो इसी रास्ते से जाती थी, इराक होकर के, और फिर सीरिया आती थी, सीरिया से फिर हिजबुल्लाह जाती थी, तो वो रास्ता कट गया। लेकिन अगर ये फेवर में चला गया ईरान के और रूस के, और इस तरफ अपने मुस्लिम ब्रदरहुड के साथ चला गया, फिर क्या होगा इनका? फिर तो आखिरी रास्ता ही बंद हो गया इजराइल का। ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय इजराइल के लिए। जो मुमताज, ये जो मैं बात कह रहा हूं, और यहाँ पे कमेंट्स बहुत सारे लोगों के आ रहे हैं, बहुत सारे जो लोग कह रहे हैं, और कैप्टन साहब की तो बड़ी अच्छी तारीफ की गई है कि वाह कैप्टन साहब, आप एयरफोर्स में कैप्टन रहे, मगर जनाब आप न्यूज चैनल पे भी खुद को जर्नलिज्म फील्ड के कैप्टन की क्वालिटी में पेश कर रहे हैं, यानी आपकी जानकारी और परफॉर्मेंस वेरी गुड। तो देखिए जो, और फदील साहब आप कभी देखे, कई बार होता है कि चीजों को लोग नहीं समझ पाते, और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो कुछ गलत है, नहीं, वो भी फिक्रमंद है जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ऑब्जर्वेशन जो है उसको गौर से सुनना चाहिए। कैप्टन साहब जब बोल रहे हैं तो उसको एक एक पॉइंट्स को उन्होंने पूरे सीरिया का जिस तरह से खाका खींचा, चाहे वो कुर्दिश का हो, चाहे वो 7 जो अलग अलग ग्रुप्स हैं वो हो, या ईरान के ग्रुप्स के बारे में बताया, या इधर इजराइल के बारे में, तो इनको जो है बहुत बारीकी से समझना चाहिए। मैं फदील साहब पास फिर आऊंगा, और फिर अगर कोई ऐसी चीज आएगी तो मैं जरूर मैं उस पर बात करूंगा। यहाँ मोहम्मद हुसैन साहब, मुमताज साहब, आप प्रोग्राम पर ध्यान दीजिए, आप सबको जवाब देंगे तो क्या, नहीं मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं जवाब नहीं दे रहा हूं, मैं सिर्फ तमाम चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए जो व्यूवर है वो हमसे जुड़ रहा है, हमारी बात सुन रहा है, उसको मुतमईन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। सिर्फ यहाँ पे बड़बड़ बड़बड़ करना जो है वो मकसद नहीं है। अगर कुछ लोगों की चीजें क्लियर नहीं हो रही हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम जो है उसको क्लियर करें। तो फदील साहब, मैं जो बात कर रहा था, आप देखिए कि आईडीएफ जो है उसको आज मार भगाया साउथ लेबनान से, वहां से वो भाग रहे हैं, सीज फायर का उल्लंघन हो रहा है, वो सब देख रहे हैं। दुनिया ये भी देख रही है कि बहाने बहाने से सीरिया पे भी, भाई बशरुल असद के कैसे, आप बार बार कह रहे हैं साहब हम बशरुल असद के खजाने को हम खराब कर रहे हैं, उनके जो है गोदामों को हम तबाह कर रहे हैं। अरे भाई वो क्यों, ये तो सीरिया का है, बशरुल असद के बाप का थोड़ी है, ये तो सीरिया के लोगों का है जो भी है वहां पे सरमाया। तो ये कह के डिस्ट्रॉय करना, क्या दुनिया पागल है क्या, इसको समझ नहीं रही? जी फदील साहब। कि इजराइल जो है, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर इजराइल आज अगर सीरिया में युद्ध होता, मतलब बशर असद में और इन गिलानी में युद्ध होता, तो सबसे ज्यादा मजा किसको आता? इजराइल को आता, क्योंकि इजराइल जो है इस चीज को नया लड़ाई शुरू हो जाता, फिर हमास के सीज फायर का, फिर फिलिस्तीन की बात कौन करता? आज तो अब तो बात ही खत्म हो गई है। अभी फिलिस्तीन की बात खत्म थोड़ी हुई है, अभी फिलिस्तीन का मसला खत्म थोड़ी हुआ है। असली मकसद जो आज 1 साल से 14-15 महीने से जो लड़ाई चल रही है, उसका मकसद क्या था? फिलिस्तीन था। और फिलिस्तीन 20 जनवरी के बाद ये उम्मीद है कि अमेरिका में ट्रंप आ जाएंगे, उसके बाद ईरान बैठ करके इन सब चीजों को करेगा। उसके पहले ये लोग चाह रहे थे कि सीरिया में सबको उलझा दो, टर्की को भी उलझा दो, ये सारे अरब कंट्री को, जॉर्डन को, सबको उलझा दो। वो चीज नहीं हो पाई ना, इजराइल फेल हो गया उस काम में। और जो हमले आप कर रहे हैं, सही आपने कहा कि वो तो सीरिया की प्रॉपर्टी है, वो कोई बशर असद की प्रॉपर्टी थोड़ी है, जो राज करेगा उसकी हो जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं सीरिया से इजराइल को खतरा लग रहा है अपने ऊपर, इसलिए उससे हथियारों को नष्ट करना चाह रहा है, जबकि हथियार वहां है ही नहीं। हथियार तो चला गया हिजबुल्लाह, कुछ वहां है ही नहीं काम की चीज, सब हिजबुल्लाह पहले ही सप्लाई हो गया। जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अपने आप को शिफ्ट कर लिया, वो हथियार छोड़े होगा कि वहां पे जान नहीं रहा है कि
हम हमारे और आपसे ज्यादा उन लोग को अपनी चीजों की जानकारी होती है कि कब क्या होने वाला है। तो ये सब चीजें इजराइल को भी पता है, लेकिन एक दबाव बनाने के लिए वो हवाई हमला कर रहा है।